नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कानून को लेकर बड़ी घोषणा हुई उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जनवरी से यूसीसी लागू हो जाएगा। समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम धामी का ऐलान, जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं। यूआईआईडीबी की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है और अधिकारियों को बैठक में निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर बाकायदा ट्वीट किया और ये कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। उत्तराखंड को न्याय संगत और समता मूलक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हमने, यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि हमने जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया है। आज यूआईआईडीबी की बैठक में अधिकारियों को इस पर निर्देश दे दिया गया है और इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर हम तेजी से अग्रसर हैं और यहाँ एक और ये कदम सामाजिक समानता और एकता को सशक्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे हमारा प्रदेश अन्य राज्यों के लिए भी पथ प्रदर्शक बनकर उभरेगा। तो पूरी तैयारी हो चुकी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की और जनवरी 2025 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो वहीं अगर कोई नगर निगम और नगर पालिका में सभासद या वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी अगर वो कर रहे हैं तो निकाय का बकाया टैक्स, जल संस्थान में पानी का बकाया बिल तत्काल जमा कर दें। अगर इसमें लापरवाही की तो हो सकता है कि चुनाव भी न लड़ पाए। राज्य निर्वाचन आयोग के नियम इसको लेकर काफी सख्त है और निकाय चुनाव की जो बिगुल है वो बच चुकी है और सरकारी मशीनरी में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इधर सभासद, पार्षद, वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ने वाले भी अपने समीकरण बैठाने में लग गए हैं। कोई संगठनों में सिफारिश लगा रहा है तो कोई मोहल्लों में बैठक करके वोट बैंक को रिझाने में, समझाने में जुटा हुआ है और इस बीच आयोग ने इस फैसले ने उम्मीदवारों को निराश कर दिया है। तो अगली खबर पौड़ी से है, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की टनल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने मॉक ड्रिल की। दरअसल पौड़ी जिला प्रशासन को सूचना मिली कि 100 टनल निर्माण के दौरान टनल में भारी मलबा आने से 10 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। तो वहीं घटना की सूचना पाकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई, वहां पर पहुंची और आपको बता दें कि एनडीआरएफ के पहुंचने तक एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व प्रशासन ने 7 घायलों को रेस्क्यू कर लिया था, जबकि 3 घायलों को एनडीआरएफ ने टनल से बाहर निकाला। 8 सामान्य घायलों को मौके पर ही उपचार दिया गया और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि करीब 2 घंटे के बाद टीम रेस्क्यू पूरी कर पाई और इसे लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मॉक ड्रिल का मकसद प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करना है। कंट्रोल रूम में सूचना आई थी कि जो आरवीएनएल का सौड़ में जो टनल बन रहा है वहाँ पे फ्लड और मक आने से टनल बंद हो गई और इसमें लगभग 16 के लगभग जो मैन्स मजदूर हैं या जो कार्मिक हैं वो फंस गए, वहाँ पे श्रमिक फंस गए हैं। तो उसकी सूचना मिलते ही हमने इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम जो हमारा यहाँ जिला मुख्यालय में, इसको हमने तत्काल एक्टिवेट किया और सभी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए और तत्काल वहाँ पे आरवीएनएल से संपर्क करके एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से संपर्क करके वहाँ पे टीम्स भेजी गई और हमने सौड़ में स्टेजिंग एरिया बनाया जिसमें कि हमारे राजस्व की टीम तहसीलदार के नेतृत्व वहाँ पे रही और इसको हमने फिर वहाँ पे रेस्क्यू शुरू किया, जिसमें आरवीएनएल की जो वहाँ पे मशीनरी है, जो एलएनटी कंपनी वहाँ पे काम कर रही है इसको बनाने के लिए सुरंग को, तो उनकी जो मशीनरी थी और जो उनके मैन पावर, जो एक्सपर्टीज थे, उनको उपयोग करते हुए हमारे एनडीआरएफ का दल और एसडीआरएफ का दल उस सुरंग में गया और उन्होंने मक हटाते हुए लगभग 4.5 तो सामान्य घायल थे जिनको वहीं पे मेडिकल टीम जो हमारी वहाँ गई थी उनके द्वारा उनको उपचार दिया गया
और जो 2 गंभीर घायल थे उनको जो हमारा जो एरिया था जहाँ पे प्रभावित था उसके पास में टिहरी जनपद पड़ता है सबसे पास में, तो उनका बागी एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको भेजा गया। तो इस तरह से रेस्क्यू किया गया और इसमें हमने देखा कि हमारा जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। तो इसमें जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से हमने टाइमली इसको किया है और जो हमारा फोर्स है एनडीआरएफ एसडीआरएफ है उनके द्वारा भी तत्काल इसमें मदद पहुंचाई। तो अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां सड़कों के गड्ढे भरने में हो रही लापरवाही को लेकर कमिश्नर दीपक रावत ने सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि सड़कों में गड्ढे होने की शिकायत मिलने के बाद कमिश्नर हल्द्वानी शहर के दौरे पर निकले और सड़कों का खस्ता हालत देखकर अधिकारियों को फटकार लगाई और यह कहा कि सड़कों में गड्ढों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही 4 दिन पहले हुए हल्द्वानी में भीषण अग्निकांड की जानकारी भी ली और लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। से डेडलाइंस पूर्व में गड्ढा भरने की दी गई थी, पहले 15 नवंबर थी, उसके बाद इसको बढ़ा भी दिया गया था। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि गड्ढों को भरने में हिलावाली हो रही है, लापरवाही बरती जा रही है। अभी एक जगह हम देखने गए थे जहाँ पे आरडब्ल्यूडी का काम 5 लाख का हुआ भी है, बोर्ड भी लगा है, लेकिन मौके पे कोई सड़क नहीं बनी हुई है। यहीं पे एक सीवर का काम हो रहा है जो 3 महीने पहले पूरा हो चुका, लेकिन उसके बाद भी गड्ढे नहीं भरे गए हैं। साथ ही साथ अभी जो पिछले दिनों मार्केट में एक आग जगने की घटना हुई थी, उसमें मौके पे मैं देखने आया हूँ हाइड्रेंट में तो आज भी प्रेशर नहीं और उस दिन भी नहीं था। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह की लापरवाही अगर कोई भी करता है तो उसके विरुद्ध फिर जरूर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। तो आज मैंने मौके पे सब स्थल देखे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध हमारा नैनीताल बरेली मुख्य मार्ग है, गांधी स्कूल के पास, यहाँ पर दुकानें हैं, इनके द्वारा फुटपाथ को पूरा कवर किया गया था। फुटपाथ के साथ साथ जो हमारी सड़क है उस पर भी व्यापार ये लोग कर रहे थे। बीच में लगभग 1.5 महीने तो उत्तराखंड में आपदा से निपटने का सिस्टम अब मजबूत किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड डिजास्टर प्रोजेक्ट योजना को मंजूरी दे दी है। करीब 1480 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जाएगा। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। आगे सचिव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 45 पुल बनाए जाएंगे और कई जगह सड़क सुरक्षा के से जुड़े कार्य भी कराए जाएंगे। इनके साथ ही 19 फायर स्टेशन और एसडीआरएफ के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा जंगल में आग रोकने के लिए भी कार्य किए जाएंगे। आपदा प्रबंधन सचिव के अनुसार यह प्रोजेक्ट 5 साल का है। तो बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से यह धनराशि स्वीकृत हुई है 1480 करोड़ रुपया, जो 80-20 के रेशियो में है। इसमें 80% हमें भारत सरकार से मिलेगा और 20% हमें राज्य से देना होगा। उसमें हमें कुल 45 ब्रिज बनने हैं पीडब्ल्यूडी के माध्यम से और करीब 10 स्थानों पर जहाँ लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है वो हम मिटिगेशन के वर्क करेंगे, स्लोप स्टेबलाइजेशन के वर्क करेंगे। कुछ फायर स्टेशन बनने हैं, एसडीआरएफ की बिल्डिंग बननी है, हमारा आपदा में कंट्रोल रूम एसीओसी बनना है, मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम और अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए कई सेंसर और कई उपकरण लगाए जाने हैं। इसके अलावा डिजास्टर शेल्टर बनने हैं, कुछ फायर डिपार्टमेंट की कुछ मशीनें खरीदनी हैं, फायर के कुछ भवन बनने हैं और इसके अलावा फॉरेस्ट फायर के लिए कुछ उपकरण खरीद रहे हैं। इस तरह से कार्रवाई होनी है सर। काया पलट में एक और पहल वो की गई है और केंद्र सरकार ने उत्तराखंड डिजास्टर प्रोजेक्ट योजना को अब मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड चूंकि पहाड़ी राज्य है, वहां पर डिजास्टर मतलब मौसम कोई भी हो, डिजास्टर कोई ना कोई वहां पर दस्तक दे ही देता है। तो अब उससे रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए अब डिजास्टर प्रोजेक्ट योजना को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, जिस तरीके से
उत्तराखंड राज्य को एक सौगात मिली है केंद्र सरकार की तरफ से। डिजास्टर प्रोजेक्ट योजना को मंजूरी दे दी गई है। एक तो यह राज्य के लिए कितनी बड़ी सौगात होगी और दूसरा ये कि इससे क्या कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल शिवम, देखिए उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है और लगातार आप देखते होंगे चाहे चारधाम यात्रा चलती हो या फिर मौसम कोई भी हो, कहीं ना कहीं जो डिजास्टर के मामले हैं लगातार निकलकर सामने आते हैं और उससे कहीं हादसे भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात उत्तराखंड को दी गई है कि जो डिजास्टर प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी मिली है और इससे कहीं ना कहीं लाभ उत्तराखंड को जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार ये प्रयास करते रहते हैं कि जब भी कोई दुर्घटना इस तरह की और डिजास्टर के मामला सामने आए तो उस पर जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम से कम रखा जाए। उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहीं ना कहीं प्रयासरत है। और जिस तरह से देखा आपने कि लगातार जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचते हैं तो कोई ना कोई सौगात उत्तराखंड के लिए लेकर जरूर आते हैं। और मैं देखिएगा कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे और वहां पर कहीं ना कहीं उनकी जो मुलाकात है तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है। और उसके बाद जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं उत्तराखंड को दी है, इससे बड़ा लाभ उत्तराखंड को मिलता हुआ नजर आएगा। धनराज, अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बीमारी से अच्छा परहेज। ये जो डिजास्टर प्रोजेक्ट योजना है, क्या ये परहेज है या एक तरीके से कहें कि ये दवाई है जो किसी भी आपदा अगर आती है तो उसमें ये जो 1480 करोड़ रुपया मिला है, अगर उससे पहले तैयारी कर ली जाए तो इस आपदा अगर आएगी तो रिस्पांस टाइम कम होगा और जो चीजें बहुत विभत्स हो जाती हैं, बहुत भयानक हो जाती हैं, उन्हें रोकने में मददगार साबित होगा ये 1480 करोड़ रुपया या ये जो योजना केंद्र सरकार ने दी। बिल्कुल शिवम, देखिए आपको बता दूं कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनको कम जरूर किया जा सकता है। और उनको कम करने के लिए कहीं ना कहीं डिजास्टर जो प्रोजेक्ट है ये उसमें लाभदायक साबित होता है। और देखिएगा कि जो डिजास्टर प्रोजेक्ट के माध्यम से अब केंद्र सरकार ने जो 1500 करोड़ के लगभग की जो कहा जाए सौगात उत्तराखंड को दी है, तो इससे कहीं ना कहीं जो हादसे उत्तराखंड के अंदर लगातार देखने को मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं कभी देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे कि रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो जो टीम है, एसडीआरएफ की टीम है या आपदा प्रबंधन की टीम है, तमाम टीमों को वहां पहुंचने में कहीं ना कहीं समय लगता है। उससे पहले कि जो समय कम किया जाए, उसको किस तरीके से उन हादसों से उभरा जाए, वो हादसे ना हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो डिजास्टर प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं लाभदायक साबित हो सकता है। और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी कोई बैठक आपदा प्रबंधन की लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये सब जरूर कहते हैं कि जो टाइम रिस्पॉन्स है वो कम से कम रखा जाए। धनराज, हमने गर्मी के समय में देखा था कि वनाग्नि की इतनी घटनाएं हुई थी, जंगलों में एक के बाद एक आग लग रही थी और पेड़ पौधे जलकर खाक हो जा रहे थे। उसके बाद भूस्खलन की समस्या, थोड़ी वर्षा हो जाए तो उसकी समस्या, पहाड़ों का दरकना हो, मतलब तमाम तरह की आपदा उत्तराखंड में आती है। क्या ये जो डिजास्टर योजना आई है, मतलब 1480 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है, वो राज्य सरकार के लिए कहीं ना कहीं वो एक आशीर्वाद की तरह है जिससे चीजें जो इतनी खराब होती हैं उनको रोकने में मददगार साबित होगा और इसके लिए आपदा प्रबंधन को भी ये बड़ी राहत वाली बात होगी। बिल्कुल सेम, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि वनाग्नि, क्योंकि हमने देखा कि जब गर्मियों का समय होता है तो कहीं ना कहीं वनों में आग की जो घटनाएं हैं वो अधिकतर बढ़ती है और उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, वन विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी काफी जंगल उत्तराखंड के जो है वनाग्नि की चपेट में आते हैं और काफी नुकसान संपदा का जो है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को होता है। लेकिन अब जिस तरीके से सौगात एक आशीर्वाद के रूप में माना जाए या फिर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड पर जो केंद्र की मेहरबानी है वो देखी जाए, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को इस तरह की सौगातें लगातार केंद्र देता रहता है और ये जो सौगात मिली है इससे बिल्कुल। धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। सीधे आपको पौड़ी गढ़वाल लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। पौड़ी जनपद के जिलाधिकारी श्री आशीष जी, एसएसपी श्री लोकेश्वर जी एवं सिंचाई विभाग के हमारे मुख्य अभियंता एचओडी श्री सुभाष चंद्र जी पांडे जी और सभी यहां पर आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग
और सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबको वीर पुरिया नैथानी की इस कर्मस्थली को प्रणाम करता हूं और आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं इस ऐतिहासिक समारोह में, मैं आप सबकी उपस्थिति को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। आप सबका सादर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि मुझे आप सबके बीच में आने में कुछ विलंब हो गया और मैं दिल्ली था। दिल्ली में आज मौसम ठीक नहीं है, वहां कोहरा लगा हुआ है और आज वहां से फ्लाइट उड़ने में दिक्कत हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार में जन्मा हूं, इसके कारण से अनुशासन और समय की पाबंदी मेरी प्राथमिकता में रहती है और आदरणीय महाराज जी का बहुत आग्रह था, उन्होंने मेरे से पूछ के ही ये डेट मेरी सुविधा अनुसार ये तिथि तय की थी और मन में बार बार ये हो रहा था कि आज कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मौसम बिल्कुल ही खराब हो जाए और मैं आप सबसे भेंट करने से वंचित रह जाऊं और इस ऐतिहासिक पल का साक्षात रूप से आपके बीच में आकर साक्षी न बन पाऊं। लेकिन इंद्रदेव की कृपा हुई और मैं दिल्ली से मेरठ आ गया। मेरठ से मैं हेलीकॉप्टर से आप सबके बीच में पहुंचा। मैं सूर्यदेव को ही प्रणाम करता हूं कि उन्होंने बहुत कृपा करी। आज प्रकृति की गोद में इस पौराणिक क्षेत्र में आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मैं देख रहा हूं कि पूरी सड़कों में जब आदरणीय महाराज जी और हम आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि वास्तव में इस झील के बनने से, यहां की इन योजनाओं के पूरा होने पर निश्चित रूप से क्षेत्र बिल्कुल बदलने वाला है। और न्यार नदी जिसके बारे में भी महाराज जी बता रहे थे, जो किसी की यार नहीं, वो अब हम सबको जल भी देगी, जीवन भी देगी और इस क्षेत्र में समृद्धि लाने का काम भी करेगी। आज ये बहुत ऐतिहासिक मूवमेंट है और हम सब लोग जो राज्य के अंदर एक नई शुरुआत हमने की है कि शीतकालीन यात्रा भी हमने प्रारंभ कर दी है। हमारे चारों धामों के आशीर्वाद से, हमारे यहाँ के देवी देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, आप सबकी शुभकामनाओं से यह भी हमारे लिए उत्तराखंड में बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है कि अब जो यात्रा केवल हमारी यात्रा के समय में होती थी, अब वो यात्रा केवल 6 महीने की, 5 महीने की न होकर अब ये यात्रा भी पूरे वर्ष भर की होने वाली है। और मैं आपको अंतर बताऊं, आप सब देखिए, अगर हम देवभूमि उत्तराखंड के लोग सच में धरती के स्वर्ग में रहते हैं, इसका आभास हमें तब होता है जब हम यहां से दिल्ली जाते हैं, यहां से हम मुंबई जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। तो आप सच बताऊं, आज सवेरे सवेरे में दिल्ली का जो EQI है उसको चेक कर रहे थे कि आज प्रदूषण कितना है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आज प्रातःकाल 480 प्रदूषण वहां पर था। एक भट्टी से जिस प्रकार से धुआं निकलता है, उस प्रकार की स्थिति आज दिल्ली में हो रही है। और उत्तराखंड के अंदर आज देखिए इतनी सुनहरी धूप है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां प्रशासक अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर सख्त नजर आया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने फुटपाथ पर फैल रहे अतिक्रमण को JCB से हटाया और इस दौरान व्यापारियों ने समय मांगा, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने सीधा इंकार करते हुए JCB से अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले दुकान स्वामियों को नोटिस दिया गया था। दुकान स्वामी यानी दुकान के मालिक। जो हमारा नैनीताल बरेली मुख्य मार्ग है, गांधी स्कूल के पास। तो अगली खबर बागेश्वर से है, जहां NSUI ने राजनीति विज्ञान के शिक्षक के खिलाफ पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। और साथ ही आपको बता दें कि छात्रों का यह आरोप है कि शिक्षक उनके असाइनमेंट फाड़ रहे हैं और छात्रों को परेशान कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि SSJU की गाइडलाइन के अनुसार अब असाइनमेंट जमा करने की जो अंतिम तिथि यानी अंतिम तारीख है वो 20 दिसंबर है, लेकिन शिक्षक केवल ABVP के छात्रों का असाइनमेंट जमा कर रहे हैं। इसके साथ ही छात्र को
फर्जी एडमिशन का हवाला देकर क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही NSUI ने शिक्षक पर छात्रों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। छात्रों की मांग है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की जाए। छात्र संघ बागेश्वर ने कैंपस के गेट के बाहर जो हमारे राजनीति विज्ञान के शिक्षक हैं डॉक्टर विनय मिश्रा सर, उनका आज यहाँ पर पुतला दहन किया गया। जिस प्रकार से कल जो हमारे कैंपस में घटना हुई थी, और हमने कैंपस में, मैं एक छात्र मेरे पास आता है क्योंकि पूर्व में जो SSO की गाइडलाइन है उसके तहत 20 तारीख तक आप अपना असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, परंतु मैं सर उसका असाइनमेंट जमा नहीं करे। तो मैं पूछते गया कि सर इसका असाइनमेंट किस कारण से जमा नहीं हो पा रहा है। तो मैं जब सर के पास पूछने गया तो सर का मुझे कहते हैं कि तू कुछ भी कर ले, असाइनमेंट जमा इसका नहीं हुआ। तो मैं उसको रीजन पूछने गया था, परंतु सर का जो मेरे साथ व्यवहार था, सर मुझसे कहता है कि तू फर्जी है और तेरे को मैं इस कैंपस से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। तो जो ये रवैया था सर का, जो मेरे प्रति रवैया था बहुत गलत था। और पूर्व में जब अपना भी राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ, जिस दिन मैं असाइनमेंट जमा करने गया, सर मुझको कहते हैं तू मेरे क्लास में मत दिखना, तेरा यहाँ आना वर्जित है। तो मैं उस दिन से क्लास में नहीं गया और राजनीति विज्ञान के विषय में मेरी अटेंडेंस जो होगी शून्य होगी। तो सरकार इस प्रकार से मेरे साथ लगातार ये रवैया है तो बहुत ही गलत है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। देखिए, अगर इसी प्रकार का चलता रहा, मैं ये कैंपस भी छोड़ दूंगा और राजनीति विज्ञान के शिक्षक में कॉलेज ही छोड़ दूंगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। लगातार आप लोग इस प्रकार से तानाशाह यहाँ पर। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पोखरी में आयोजित हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्रामोद्योग और पर्यटन शरदोत्सव मेले में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने प्रकृति के चितेरे कवि चंद्र कुंवर बर्ताव को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कैबिनेट मंत्री के पोखरी पहुंचने पर मेला समिति के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेला हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। हम सबको उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सहेजकर भव्य रूप से आगे बढ़ाना होगा, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, जो युवा हैं, वो अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहें। तो वहीं मसूरी के धनोल्टी में एक रेस्टोरेंट के बगल में कार पार्क करने के दौरान गाड़ी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी और इस दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। घायलों को मसूरी कम्युनिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। घटना बुधवार देर रात की। मसूरी थाना प्रभारी अरविंद चौधरी ने बताया कि बुधवार देर रात स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग धनोल्टी जा रहे थे और इस दौरान चालक धनोल्टी मार्ग स्थित कैसल रेस्टोरेंट पर गाड़ी पार्क कर रहा था और अंधेरे में जगह का अंदाजा नहीं होने से गाड़ी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नीचे खाई में जा गिरी। खबर रुड़की से है, जहां न्यायालय के आदेश के बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल संचालकों से अपील की और कहा कि वो अपने स्टॉक में एक्सपायरी दवाई न रखें और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर अनीता ने यह भी बताया कि वो नियमित रूप से मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचकर जांच करती हैं और समय समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें एक्सपायरी दवाओं के निस्तारण की प्रक्रिया समझाई जाती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।